हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बी अ चैम्पियन ऑफ कॉमर्स। तो गाइस, मैंने बिजनेस स्टडी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 2 पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और इस थर्ड पार्ट के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कॉमर्स के अंदर बेसिकली आपकी 2 तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो मैंने आपका ट्रेड का जो टॉपिक था वो कंप्लीट करा दिया था। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ट्रेड में हेल्प कर रही हैं। ट्रेड का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी आप गुड्स को सेल कर रहे हो और उन्हें बाय कर रहे हो। लेकिन ये जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, इस ट्रांजैक्शन में ये जो आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो इनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए, इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल आप जो जहाँ पर रॉ मटेरियल होगा जिस प्लेस पर, वहाँ से आपको अपने प्रोडक्शन प्लेस पर लाना होगा। और उसके बाद जब आपका एक फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा उस रॉ मटेरियल से, तो उसको प्रोडक्शन प्लेस से आपको कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाना होगा। तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की। तो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है वो आपकी ट्रेड में हेल्प करती है। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन। अब आपको अपने जो प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूमर्स के साथ में कम्युनिकेट करना ही होता है, क्योंकि उसके थ्रू वो बताता है कि उसको क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंज्यूमर का जो फीडबैक चाहिए, वो सारा आपका किसके अंदर आता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसके अंदर आपका जैसे पोस्ट हो गया, मेल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, जो कि ट्रेड में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। फर्स्ट है आपका, जैसे मान लीजिए अब कोई भी बिजनेस है, अगर उसको जो भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, उसको बनाने के लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फंड की। अगर उसके पास फंड ही नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन कैसे करेगा। अगर उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो अब क्वेश्चन उठता है आपका कि वो फंड उसको कहाँ से अवेलेबल होगा। तो वो फंड कहाँ से अवेलेबल होगा, बैंकिंग से। जो बैंक से वो इजली लोन वगैरह ले सकता है और अपना जो प्रोडक्शन है उसका काम कंटिन्यू कर सकता है। तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ और फाइनेंस की फैसिलिटीज़ भी आपकी किसके अंदर आती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट आता है अब इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का क्या रोल है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। एक बिजनेस के अंदर कई तरह के रिस्क होते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपने कोई प्रोडक्ट है वो बनाकर अपने पास अगर स्टोर करके रखा हुआ है, वेयर हाउस के अंदर रखा हुआ है, तो वहाँ पर अगर आग लग जाती है तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो वहाँ पर यह है कि उस रिस्क को कम करने के लिए आपकी हेल्प फोन करता है इंश्योरेंस, जो कि आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। इसको वैसे लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनता है उस टाइम, और ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा जो साल है आपका कंज्यूम होता ही हो। तो अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका आपका प्रोडक्शन तो पूरे साल हो रहा है, लेकिन जो कंजप्शन है वो कुछ ही महीनों में होता है साल के, तो उस टाइम पीरियड तक आपको उसको स्टोर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वेयर हाउसेज की। तो वो फैसिलिटी भी आपकी इसके अंदर आती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे वूलन क्लोथ्स हैं। वूलन क्लोथ्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट आपकी कब होती है, ओनली विंटर सीजन में होती है। लेकिन मे बी इनका प्रोडक्शन आप पूरे साल करो, तो आपको क्या है, स्टॉक बाहर कब निकालना है, सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में। तब तक आप उसको स्टॉक करके कहाँ रखोगे, वेयर हाउस में। ये फैसिलिटी भी आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। अब एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है एक प्रोडक्ट को सेल करने में। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अपने जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई भी कंज्यूमर है, जो एडवर्टीजमेंट हम उसको देते हैं, उससे वो कितना इन्फ्लुएंस होता है, उसी के बेस पर ही वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने ना करने का डिसीजन लेता है। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन है, वो भी एडवर्टाइजिंग से ही रिलेटेड है। अगर एक कंपनी है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अच्छे प्राइस पर अगर अवेलेबल करा रही है और उसका अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो शॉर्टली आपके जो है रिलेशन है वो पब्लिक के साथ में कैसे मेंटेन होंगे, अच्छे मेंटेन होंगे। नेक्स्ट आता है आपका मिडल मैन। मिडल मैन के अंदर क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं जो कि हेल्प करते हैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। प्रोड्यूसर्स और जो आपके कंज्यूमर होते हैं,
इनके बीच में जो लिंक का काम करते हैं वो कौन करते हैं? आपके मिडल मैन। इनके अंदर बेसिकली आपके आते हैं होलसेलर एंड रिटेलर। ये आपके मिडल मैन के अंदर आते हैं जो कि गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? फर्स्ट है आपका मार्केट स्टैंडिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट के अंदर स्टैंड करना चाहती है, मार्केट में कंपटीशन को फेस करना चाहती है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग बनानी होगी। उसको ये ध्यान रखना होगा कि इस टाइम पे करंट में एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर, पॉलिसीज के अंदर चेंज करना होगा, तभी वो क्या कर पाएगी? मार्केट के अंदर स्टैंड कर पाएगी। सेकेंड है इनोवेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। आज के टाइम पे जैसा कि आपको पता है टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंजेस होते ही रहते हैं, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आते रहते हैं, तो जितना ज़्यादा इनोवेशन वो करेगी, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नया करना, तो जितना ज़्यादा वो नया लोगों के लिए लेकर आएगी उतना ही ज़्यादा लंबे टाइम तक वो मार्केट के अंदर क्या है? सर्वाइव कर पाएगी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी। ये मेन ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का। कोई भी जो आपका बिजनेस है वो मेन उसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोडक्शन करना, इसी के लिए वो इस्टेब्लिश हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंश्योर वो कर सके, इसके लिए वो क्या करता है? अपने जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है, ताकि उसको कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट आता है अर्निंग प्रॉफिट। ये भी मेन ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम आएगी, तो उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेगी वो। नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हर एक बिजनेस के अंदर कुछ आपके फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज के में मतलब आपका लैंड है, बिल्डिंग है, और आपका प्लांट है, मशीनरी है। ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपके फिजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंश्योर करती है कि वो इन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी जो बिजनेस है वो सोसाइटी के अंदर ही डेवलप होता है, सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है, सोसाइटी से ही वो रिसोर्सेज को ले रहा है और सोसाइटी को ही वो अपने प्रोडक्ट बनाकर सेल कर रहा है। तो सोसाइटी के लिए उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको एक बिजनेस डिनाई नहीं कर सकता। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आज के टाइम पे एक बिजनेस को पूरा करना होता है, फुलफिल करना होता है। तो अब क्या सोसाइटी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो कैसा हो? अच्छी क्वालिटी का हो और रीजनेबल प्राइस पर हो, एडवर्टीजमेंट है वो फेक ना हो। ये सारी के सारी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? द रिस्क कॉज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेज एज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टिनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। मतलब बिजनेस के अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं। देखिए फ्यूचर क्या होता है? आपका अनसर्टेन होता है, तो मे भी कुछ ऐसी इवेंट्स अगर फ्यूचर में हो जाए, कुछ अनसर्टेनिटीज हो जाए जो आपकी अनएक्सपेक्टेड हैं, उसकी वजह से अगर जो कंपनी है उसको जो प्रॉफिट कम हो जाए या हो सकता है उसको लॉस हो जाए, उसी को ही क्या कहा जाता है? आपका बिजनेस रिस्क कहा जाता है। रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपका बिजनेस रिस्क। इट कैन ओनली बी रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेटेड इन फुल। बिजनेस रिस्क की एक खास बात क्या होती है कि आप इसको सिर्फ क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो, सिर्फ कम कर सकते हो, लेकिन इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। एक कोटेशन है रिस्क के रिगार्डिंग, नो रिस्क नो गेन। अगर बिजनेस के अंदर रिस्क नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा। ये एप्लीकेबल है हर एक बिजनेस पे। हैंस प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। तो अगर आप रिस्क लेते हो तो मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको क्या मिल जाए? प्रॉफिट मिल जाए। अब बात आती है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या क्या रीजन होते हैं? फर्स्ट आता है आपका नेचुरल कॉजेज, जो कि आपके नेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इनकी वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है वो आपका नेचुरल रिस्क होता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉज। अब ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं? जो आपके ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर वो किसी तरह का कोई फ्रॉड वगैरह करता है, डिसऑनेस्ट पर्सन है, तो उसकी वजह से अगर आपको कोई रिस्क फेस करना हो पड़ता है तो वो आपका ह्यूमन कॉज के अंदर आ जाता है। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं? जो इकोनॉमिक कंडीशंस में जो चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपकी टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाए, कंज्यूमर के टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज हो जाए, पॉलिटिकल अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, टैक्स रेट में चेंज आ जाए,
तो ये सारे के सारे आपके क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं बिजनेस रिस्क के। और अदर कॉजेज में बाकी कोई भी जो आपका रीज़न है जो इन तीनों में नहीं आता, वो किस में आ जाएगा, आपका अदर्स में। तो ये सारे के सारे आपके बिजनेस रिस्क के रीज़न है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ताकि मेरा मोटिवेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। आज की क्लास में बस इतना ही। और आगे की जो आपके क्लास होगी मे बी उसमें अकाउंट्स का या इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।